तो बीच में थोड़े से ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। समझ रहे हो बात? नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी एजुकेशन। तो देखो, हमने लास्ट जो सेशन था उसमें 50 तक क्वेश्चन कवर करे थे। आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा 51 से लेके 75 तक। और आज की जो शायद वीडियो है थोड़ी लंबी रहेगी, क्योंकि आज अपने पास जेई एडवांस के न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप देख ही सकते हो, ये पहला न्यूमेरिकल भी जेई एडवांस से ही आया है अपने पास। बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्वेश्चन इतना छोटा होता है कि बोर्ड भर जाता है पूरा। एक बात समझ रहे हो आप लोग? तो चलो कोई नहीं, खैर हमें तो करना है, काम है अपना, तो धर्म है, करेंगे। कहता है लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन। तो अपने पास दो लिक्विड है ए और बी, जो कि आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। आप कोई भी कॉम्पोजिशन ले लो उस पे। At temperature T, equimolar binary solution of liquid A and B has vapor pressure 45 torr। पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, मिक्सचर कैसा कह रहा है, इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब क्या होता है, जितने मोल ए के होंगे उतने ही मोल बी के होंगे। तो ए की हिस्सेदारी कितनी रही होगी, 50%, और बी की भी कितनी रही होगी, 50%। वेरी गुड। प्रेशर कितना है अपने पास, 45 टॉर है। चलो भाई आगे देखते हैं। कहता है एट द सेम टेम्परेचर अ न्यू सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी हैविंग मोल फ्रैक्शंस ऑफ काई ए एंड काई बी रिस्पेक्टिवली हैज वेपर प्रेशर ऑफ 22.5 टॉर। कहता है उसी टेम्परेचर पे एक और सॉल्यूशन बनाया गया ए और बी का, और जिसमें ए और बी का मोल फ्रैक्शन काई ए और काई बी था, और उसका जो टोटल प्रेशर था वो था 22.5 टॉर। कहता है दी वैल्यू ऑफ काई ए अपॉन काई बी इन द न्यू सॉल्यूशन। हाँ, बेसिकली हमें रेशियो बताना है काई ए और काई बी का, ये जो नया सॉल्यूशन बनाया है उसके लिए। और क्या डेटा दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 20 टॉर एट टेम्परेचर टी। तो टी टेम्परेचर पे जो ए है अपना लिक्विड, उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना गिवन है, 20 टॉर। तो अब देखो, इसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले सॉल्यूशन की, जिसमें बात कर रहा है वो इक्विमोलर बाइनरी सॉल्यूशन। इक्विमोलर का मतलब क्या है, दोनों के मोल्स क्या होंगे, सेम। सेम मोल होने से क्या होता है, उनका मोल फ्रैक्शन आता है 0.5। कितना आता है बोलो, 0.5। क्योंकि भाई अगर सेम मोल है दोनों के, तो ए की हिस्सेदारी कितनी होगी, 50%, और बी की भी कितनी होगी, 50% होगी ना। तो 50% में मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या आता है, 0.5। ये आप याद रखना। या अगर आपको नहीं दिल मानता तो कर सकते हो, अगर मैं एक मान लेता हूँ ए का मोल, तो नीचे बी का मोल भी कितना होगा, एक, और ये कितना आ जाएगा, 1/2, अगेन विच इज 0.5। बात क्लियर आप लोगों को? तो चलो अब देखो करते हैं इसको। जो पहला केस गिवन है इक्विमोलर है, तो यहाँ पे काई ए कितना है अपने पास, 0.5, और काई भी कितना गिवन है अपने पास, 0.5। और अपने को पी नॉट ए गिवन है, टी टेम्परेचर पे गिवन है ना। पहला सॉल्यूशन भी टी टेम्परेचर पे है और दूसरा सॉल्यूशन भी टी टेम्परेचर पर ही है, क्योंकि उसने बात बोली है, टेम्परेचर सेम रखा गया है। तो पी नॉट ए कितना गिवन है अपने को, और 20। तो और पीटी कितना गिवन है फर्स्ट केस में, 45। वेरी गुड। यहाँ पे देखो राउल्स लॉ की इक्वेशन लगाएंगे अपन। वो पीटी इज इक्वल्स टू क्या होती है, मेरे साथ बोलो, पीटी इज इक्वल्स टू काई ए पी नॉट ए प्लस काई बी पी नॉट बी। वेरी गुड। पीटी कितना अपने पास 45, और ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1/2, और ए का प्योर सेट में कितना है 20, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 20 प्लस ये हो जाएगा पी नॉट बी आर डिवाइडेड बाई 2। बात समझ रहे हो? एलसीएम ले ले 2, और देखो एलसीएम ले लेते हैं, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू 20 प्लस पी नॉट बी। तो पी नॉट बी कितना आ जाएगा यहाँ से 70, और यूनिट क्या आएगी इसकी, टॉर, क्योंकि सारे प्रेशर किसमें गिवन अपने को, टॉर के अंदर गिवन है। तो पहला जो अपने को दिया था ये कंडीशन, ये इसीलिए दिया था ताकि हम बी का जो है उससे प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते। अब सेकंड केस पे आ जाते हैं। यहाँ पे फिर इक्वेशन लगाएंगे, पी टी इज इक्वल्स टू काई ए पी नॉट ए। देखो मैं काई बी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस काई ए पी नॉट बी। बात समझ रहे हो?
क्योंकि पहले काई ए आएगा उसके बाद में काई बी इजीली निकाल लूंगा। तो मैंने इसको कैसे लिखा, काई बी को 1 माइनस काई ए, ये हम बात जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, 11th क्लास से। सेकंड केस में टोटल प्रेशर कितना गिवन है, देखो 22.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 22.5, और काई ए अपने को नहीं मालूम भाई, ये तो निकालना ही है अपने लिए, क्या है ये पहेली। पी नॉट ए यानी कि ये रहा अपने पास 20, तो इधर 20 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा अपने पास 1 माइनस काई ए, और पी नॉट भी कितना कैलकुलेट करा है अभी हमने, 70 कैलकुलेट करा है सक्सेसफुली। तो अब यहाँ देखो करते हैं जरा, तो ये जाएगा 22.5 इज इक्वल्स टू 20 काई ए, और यहाँ कितना हो जाएगा ये प्लस 70 माइनस 70 काई ए। बात समझ में आई आपको? तो देखो इस 70 को ले आओ, आप इधर ले आओ, 22.5 माइनस 70, और ये कितना बचेगा माइनस 50 काई ए, ये बच जाएगा। अब यहाँ देखो ये कितना आएगा, अच्छा इसका हमें कितना होगा, ये 70 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 22.5, तो कितना हो जाएगा, ये 5, ये 9, ये कितना बचेगा 7, और ये 6, ये कितना बचेगा 47.5, तो ये हो गया अपने पास 47.5, और माइनस का आएगा माइनस 50 का ए, तो माइनस से माइनस कैंसिल, का ये कितना आ गया अपने पास 47.5 डिवाइडेड बाय 50, डेसिमल हटा देते हैं 10 लिख लेते हैं, थोड़ा इसको सलीके में ले आते हैं, देखो 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 नीम 45, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ गया अपने पास 0.95। अगर ये 0.95 है ए का जो मोल फ्रैक्शन है, तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, देखो इधर लिख देता हूं मैं, तो ए का मोल फ्रैक्शन 0.95 है, तो बी का कितना होगा मोल फ्रैक्शन इस वाले केस में 0.05, और हमसे क्या पूछा है उसने, काई ए बाय काई बी, तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे, 0.95 डिवाइडेड बाय 0.05, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकम 5, और फिर कितना आएगा 5 नीम 45, तो आंसर कितना आ गया आपका फाइनली 19 आ गया। देखा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो जो मेरे से कहते हैं ना कि जेई एडवांस में मुश्किल आते हैं, क्या ये मुश्किल था, बताओ मेरे को, नहीं था ना। बस हमें क्या करना है, नॉर्मली क्वेश्चन को चूहे की तरह कुतरते जाना है, कुतरते जाना है, और फाइनली अपना आंसर आ जाता है। ऐसे हवा बना रखा है, पता नहीं जेई एडवांस में क्या दे देते हैं, समझ रहे हो बात को? तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, देखो जेई एडवांस का ही था, अभी 3-4 क्वेश्चन और आएंगे और जेई एडवांस के ही आएंगे वो भी, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई जेई जो है वो मुश्किल नहीं है, ये एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेंस में तो और पप्पू क्वेश्चन आते हैं, लॉजिक समझ रहे हो ना आप? तो सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अगर आपको समझ आता है तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और मेरे को ये भी बताना कि आपको मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है वो कैसा लग रहा है, कि आपको न्यूमेरिकल समझ आते हैं मेरे कराए हुए, क्या मेथड समझ आते हैं, क्या आपको प्रॉपर चीज मतलब अंडरस्टैंडिंग हो रही है कंसेप्ट की, क्या आप, अगर आपको मैं इस टाइप का कोई क्वेश्चन दूं तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ये सब मेरे को बताना कमेंट में, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, अगेन दिस इज आल्सो फ्रॉम जेई एडवांस, हाल फिलहाल में आया हुआ है ये। कहता है ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ a non-volatile non-ionic solute to 39 gram of benzene, its vapor pressure decreases from 650 mm Hg to 640 mm Hg। तो यहाँ तक क्या बात बताई जनाब ने कि आपने 0.5 ग्राम जो है वो डिसॉल्व करा है, कितना 39 ग्राम बेंजीन में। डिसॉल्व करने से हुआ क्या, जो बेंजीन का वेपर प्रेशर था पहले था 650, अब वो हो गया 640, यानी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, इससे तो हम भली बाती वाकिफ हैं। देखो अब पूछता क्या है वो बड़ी बात है ना, ये पूछता अलग ही चीज है, बताता कुछ और है। कहता है द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन अपॉन एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज क्वेश्चन मार्क। हमें क्या बताना है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और हमें दिया क्या है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो चलो कोई नहीं, अब दिया है तो भाई सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, अपने पास सॉल्यूट कितना है 0.5 है, जो डिसॉल्व करा है कैसा है, वो नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब उसके जो है वेपर नहीं बनते हैं, और नॉन आयोनिक है, इसका मतलब आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, मतलब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है वो। तो यहाँ पे इक्वेशन देखो, तो हम ये जानते हैं प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर कितना है उसका, बेंजीन का कितना गिवन है बोलो, प्योर स्टेट में गिवन है 650, और सॉल्यूशन का कितना गिवन है यानी पीटी
वो कितना गिवन अपने को 640। और हम ये इक्वेशन जानते हैं कि पी नॉट माइनस पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट कितना होता है बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यही पढ़ा है हमने, सोल्यूट होता है ना ये, पूरा ही लिख दूंगा, सॉल्वेंट समझ बैठो। तो प्योर स्टेट में बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है यहाँ पे 650, और टोटल प्रेशर कितना 640 डिवाइडेड बाय 650। और मोल फ्रैक्शन में देखो क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। तो सोल्यूट का गिवन मास तो है, लेकिन अपने पास उसका मोलर मास नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे, अभी हम सोल्यूट के मोल मान लेते हैं n। क्या मान लेंगे, सोल्यूट के मोल n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n डिवाइडेड बाय n। अब दूसरी चीज क्या थी, बेंजीन। बेंजीन कितना डिसॉल्व कर रहा है 39, और बेंजीन का मोलर मास कितना है, कहाँ गया 78। इसका तो भाई लेना पड़ेगा ना डेटा। तो ये कितना हो जाएगा 10/650, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, 2 एलसीएम आएगा, तो 2 ऊपर पहुंचेगा, और यहाँ हो जाएगा 2n+1। यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। तो अब थोड़ी सी काटा पीटी मचाएंगे, इसको ले जाते हैं इधर, ये कितना हो जाएगा 65 दूनी 130n, और इसको ले आते हैं इधर, ये हो जाएगा अपने पास 2n+1। 2n इधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और ये 1, तो n कितना आ गया 1/128। बहुत बढ़िया। तो ये क्या था अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे देखो सोल्यूट के मोल्स कितने आए 1/128। अब बात ये है कि इनकी जरूरत पड़ेगी कहाँ पे, हमें देखो क्या बताना है, डिप्रेशन बताना है। डिप्रेशन में क्या चाहिए होती है, मोलैलिटी। क्या चाहिए होती है बोलो, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट तो ये रहा 39 ग्राम में डिसॉल्व करा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट ये आ गए। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगा देंगे। अब आई की वैल्यू 1 रखनी है, क्योंकि वो खुद कह रहा है नॉन आयोनिक है। के एफ इंटू एम, देखो के एफ की वैल्यू दी हुई है, भला इंसान है ऐसे तो एडवांस वाला, भेदभाव नहीं करता। तो 5.12, और अपना मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नीचे क्या जाएगा, मोल्स ये आ गए 1/128। मास ऑफ सॉल्वेंट 39, ये ग्राम में है तो ऊपर क्या कर दोगे आप 1000 से मल्टीप्लाई। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 1.02। फास्ट कैलकुलेशन, समझ गए भाई, क्या आ जाएगा ये 1.02। तो ये भी जेई एडवांस में ही आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें देखो खास बात, मतलब अपना ये किस टाइप में आ सकता है क्वेश्चन को अगर हम जज करें तो, कि आपको एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेटा दिया हुआ है, आरएलवीपी का डेटा गिवन था, और हमसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेटा वो पूछ रहा था। बाकी यहाँ पे ट्रिक उसने क्या कर दी कि सोल्यूट का मोलर मास नहीं दिया, तो आप हो सकता है यहाँ पे थोड़े फंस जाते, बट आप उसको एन ही मान के चलो, क्योंकि जब हमने सॉल्व करा तो मोल्स आ गए, मोल्स आते ही मोलैलिटी आ गई, मोलैलिटी आते ही अपना डिप्रेशन आ गया। सबको समझ आया क्या ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन देख के डरना मत, पूरा बोर्ड भर गया है अपना सवाल से। ये जेई एडवांस में ही आया है हाल फिलहाल में, या तो 18 में आया होगा या 19 में आया हुआ है ये। तो अब देखो क्या कहता है, इसको ना हम आराम आराम से सॉल्व करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको लॉजिक लगाते चलना है। पहले रीड करते हैं थोड़ा सा। कहते हैं दी प्लॉट गिवन बिलो शोज पीटी कर्व फॉर टू सॉल्वेंट्स x एंड y एंड आइसोमोलल सॉल्यूशंस ऑफ NaCl। तो पहली बात ये मालूम चली आइसोमोलल है, मतलब दोनों के अंदर NaCl की जो मोलैलिटी है, NaCl के अंदर जो दोनों की मोलैलिटी है वो सेम है। कहता है NaCl completely dissociates in both the solvents। जो NaCl है वो दोनों ही सॉल्वेंट में completely dissociate होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई। सो देखो बात कर लेंगे हमें ये कर्व गिवन क्यों है। अच्छा ये कर्व आप समझ पा रहे हो क्या किसका है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला कर्व है, अगर आपको याद हो तो यहाँ देखो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर x, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर y। अच्छा उस एलिवेशन निकालने से हमें फायदा क्या होगा, देखो जो अपने x और जो y है वो अलग अलग सॉल्वेंट है, x और y क्या है अपने अलग अलग सॉल्वेंट है, तो उनके लिए जो kb की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी बताओ, अलग होगी कि नहीं होगी। ये मैं बता चुका हूं ना कि जो kb और kf होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अपना सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो वो भी अलग अलग होगी, तो वहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ग्राफ गिवन है। अभी क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, देखो क्या कहता है। ऑन एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन वोलेटाइल सॉल्यूट S
इन इक्वल अमाउंट ऑफ दी सॉल्वेंट्स। अब क्या कहता है, इन दोनों सॉल्वेंट के अंदर एक सॉल्यूट जो है वो S ऐड करा गया और S की जो मोल्स है वो दोनों के अंदर सेम है। तो इससे हमें बात मालूम चलती है कि फिर से जो अपने सॉल्यूशन बनेंगे दोनों वो आइसोमोलल होंगे, यानी में दोनों में मोलैलिटी क्या रहेगी अपनी सेम। कहता है द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट X इज 3 टाइम्स दैट ऑफ Y, लेकिन S के ऐड करने के बाद जो X में एलिवेशन हुआ है वो Y से 3 गुना ज्यादा है। सॉल्यूट S इज नोन टू अंडरगो डाइमराइजेशन इन दीज सॉल्वेंट्स। कहता है जो S है वो डाइमर बनाता है दोनों ही सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद। इफ डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन इज 0.7 इन सॉल्वेंट Y के अंदर डिग्री कितनी है 0.7 है, जो अल्फा की वैल्यू है बेसिकली। तो हमसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन इन सॉल्वेंट X में कह रहा है अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखो पूरी रामायण को। हमें पहले एक डेटा गिवन है जिसमें जिक्र किया गया है NaCl सॉल्यूशन का, और वहां भी मोलैलिटी सेम थी, दोनों में ही NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, यानी दोनों के लिए I की वैल्यू 2 रही होगी। इसको डिसोसिएट करवाओगे I की वैल्यू क्या आती है 2 आती है। उसके बाद हमें उसी चीज का एक ग्राफ गिवन है। वो ग्राफ क्यों गिवन है, ताकि हम उससे के बी की वैल्यू जो है निकाल सके, दोनों में रिलेशन निकाल सके के बी की वैल्यू में, और वहां से जो रिलेशन आएगा उसको हम ये जो इसने पैरा दिया है जिसमें एक नया सॉल्यूट लिया गया है S, सेकंड केस यहाँ पे S सॉल्यूट लिया गया है जो डाइमर बनाता है, वहां पे हम इस चीज को यूज करेंगे। तो देखो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनके केबी में क्या रिलेशन आएगा। तो मैं ये ऊपर वाला हिस्सा अभी रब कर देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम समझ चुके हैं, ग्राफ की जरूरत है। तो देखो मैं ग्राफ से अगर पूछूं तो x के लिए एलिवेशन कितना है, ये 2 है भाई। 62 में से 60 माइनस करोगे कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। और y के लिए कितना है ये एलिवेशन 1 है, 67 और ये 68 है। तो 68 में से 67 माइनस करेंगे तो एलिवेशन क्या आएगा 1 आएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं x के लिए डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई के बी इंटू एम, यही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। x के लिए डेल्टा टी भी कितना आएगा अपना 2 आएगा, वेरी गुड। I भी 2 आएगा क्योंकि NaCl है। के बी इसको मैं ऐसे लिख लू के, देखो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, के बी एक्स, यानी ये x के लिए है। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा अपना कैंसिल आउट, तो 1 इज इक्वल्स टू एम के बी एक्स, एक इक्वेशन बन गई है। अब सेम चीज लिखेंगे हम किसके लिए y के लिए। तो y के लिए लिखते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई, इसको लिख लूंगा के बी वाई इंटू एम। समझ रहे हो ना क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। डेल्टा टी बी कितना आएगा यहाँ से 1 आएगा, क्या i की वैल्यू वही 2 रहने वाली है, के बी वाई हमें मालूम नहीं, m से। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे सेकंड से, क्या कह रहा हूं मैं, फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं सेकंड से। तो डिवाइड करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 1 इज इक्वल्स टू एम के बी एक्स, और यहाँ लिखते हैं 2, इधर क्या आएगा, और इधर तो 1 ही आएगा अपना, इधर आएगा 2 के बी वाई एम, एम से एम कैंसल, और देखो 2 कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा क्या। तो इससे क्या मालूम चला हमें, हमें ये मालूम चल गया के बी एक्स और के बी वाई इनका रेशियो कितना आएगा 2। इसको हम आगे यूज करेंगे। अभी ये पोर्शन हटा देता हूं, इसका काम नहीं है हमें क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है डेटा। तो अब इस वाली बात पे आते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये, और अपने पास बोर्ड है छोटी सा, तो इसी में काम करना पड़ेगा। अब देखो वो कह रहा है कि डाइमर बना रहा है अपना ये जो है, तो डाइमर के लिए याद है क्या, अभी मैं यहाँ लिख दूं आई क्या होता था डाइमर के लिए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 एन होता है ना यहाँ पे। तो डाइमर के केस में एन कितना हो जाता है 2, तो मैं सीधा सीधा लिख दूं आई क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 2। देखो मैं क्या करूंगा, x के लिए लिख दूंगा मैं अल्फा x, और y के लिए लिख दूंगा अल्फा y, क्योंकि दोनों में अलग अलग रहेगा। अब कंडीशन क्या है सेकंड केस में, कि जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है x के अंदर वो y का 3 टाइम्स है,
तो हमें दिया हुआ है डेल्टा टी एक्स, टी बी एक्स जो है वो है 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बी वाई। ये हमें चीज गिवन है। डेल्टा टी बी एक्स किसके इक्वल होगा? आई एक्स है ना, के बी एक्स और एम। ये किसके इक्वल होगा? 3 आई वाई के बी वाई और एम। अगेन एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, क्योंकि वो सेम ही कह रहे हैं, सेम नंबर ऑफ मोड्स ऐड करे गए हैं। तो यहाँ देखो आई ऑफ एक्स को मैं से लिख दूं क्या? आप मेरे को बताना ये चीज कि समझ आई कि नहीं आई। 1 माइनस एल्फा एक्स डिवाइडेड बाय 2। डाइमर बना रहा था, अभी समझाई बात। के बी एक्स एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस एल्फा वाई डिवाइडेड बाय 2 और के बी वाई। तो अब देखो हमें किसके अंदर गिवन है? डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन इज 0.7 इन सॉल्वेंट वाई, यानी हमें अल्फा वाई कितना गिवन है? 0.7। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लेके चलेंगे अभी, 1 माइनस एल्फा एक्स डिवाइडेड बाय 2 के बी एक्स, इसको नीचे ले आओ इसके, के बी वाई जगह 3 1 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट करिए सिंपली। देखो के बी एक्स अपॉन के बी वाई कितना है अपना? 2। कितना है के बी एक्स के बी वाई? 2 है। अब इधर का कर देते हैं, इसकी हमें कोई नीड नहीं है, डेटा हमने सारा लिख ही लिया है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो पुट कर देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा अपना 1 माइनस एल्फा एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2 के बी एक्स डिवाइडेड बाय के बी वाई की वैल्यू पुट करी है यहाँ पे। और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस एल्फा एक्स, 2 से 2 क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट। यहाँ हो जाएगा 3 इंटू ये कितना हो जाएगा बोलो अपना? 1.3 डिवाइडेड बाय 2। अभी तक बात समझ आई? 2 को ले आओ इधर, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू 3.9। 2 अल्फा एक्स को इधर ले आओ, तो 4 माइनस 3.9 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स। अब देखो ये कितना आएगा? 0.1। 0.1 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स, तो अल्फा एक्स कितना आ गया? 0.05। समझ आया क्या ये क्वेश्चन? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अभी ये शायद से 18 में आया था जेई एडवांस। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? हमें ये 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, पहले का पूरा डेटा गिवन है, वो सिर्फ इसीलिए गिवन है ताकि हम दोनों सॉल्वेंट के जो कांस्टेंट टर्म में रिलेशन निकाल सके। दूसरे सॉल्यूशन में हमें कंडीशन गिवन थी, ये 3 टाइम्स वाली कंडीशन लगाई, बोला डाइमराइज हो रहा है, हमें एक में अल्फा गिवन है, करते गए सॉल्व, समझ रहे हो ना? तो हमारा दूसरे में अल्फा आ गया। तो मैंने आपको जैसा भी बताया कि जब भी जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है तो मुश्किल नहीं होता है वो, क्या कह रहा हूँ मैं, मुश्किल नहीं होता है वो, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है और चूहे की तरह उसको कुतरते चलो कुतरते चलो कुतरते चलो, तो फाइनली आपको चीज जो है वो मिल ही जाएगा। चूहे को चीज ही मिलता है ना, यहाँ अपने को आंसर मिल जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए स्पेशली मेरे को कमेंट में बताना कितना समझ आया कितना नहीं आया, समझ रहे हो बात को? तो फिर अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी अगेन जेईई एडवांस की तरफ से ही आ रहा है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। अगेन दिस इज आल्सो फ्रॉम जेईई एडवांस, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस वही करना है अपने को। क्वेश्चन तो थोड़ा छोटा सा दिख रहा है हमें पहली बार, वरना इतना छोटा क्वेश्चन दिखता नहीं है। या तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन एक लाइन का होगा या एक पैरा ही होता है पूरा, समझ गए? तो ऐसा इंटरमीडिएट जो लेंथ है वो कमी देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। फिर कहता है प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन एंड 1 बार, टेम्परेचर प्रेशर गिवन है। कहता है प्योर वाटर जो है आपका वो इतने टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बात सही है, जब हम पानी के अंदर इथेनॉल डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बोलो? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, प्रॉपर्टी पढ़ी हुई हमने। शाबाश। आगे कहता है यूज द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर एज 2। हमें KF2 लेना है, उसने दिया है अपनी तरफ से। तो ड्रॉ ग्राफ बनाना है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, वो ग्राफ बनाया था ना
डिप्रेशन वाला याद करो, ऐसा 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 बनाया था, कुछ वही बनाना है। हालांकि जो क्वेश्चन था उसमें 4 ग्राफ के ऑप्शन थे और हमें करेक्ट वाला चूज करना था, बट यहाँ पे हम खुद से ग्राफ ड्रॉ करेंगे ताकि हमें चीजें और ज्यादा क्लियर हो। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम ये बात जानते हैं, डेल्टा टी एफ क्या होता है, आई के एफ इंटू एम। अब उसने ये कुछ नहीं बताया कि इथेनॉल एसोसिएट हो रहा है या फिर डिसोसिएट हो रहा है, तो हम आई को क्या मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। अब देखो निकालते हैं, के एफ की वैल्यू कितनी क्या लेनी है, 2। मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का है अपने पास इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को, CH3 CH2 OH। तो इसका मोलर मास कितना आएगा, 12 12 24, 3 2 5 और 1 6, और ऑक्सीजन कितना हो गया अपना 16, यही बात। तो कितना आ गया ये 30 और 6 36, वेरी गुड। ना 30 46, 36 नहीं 46। तो मोल्स कितने हो जाएंगे इथेनॉल के, 34.5 डिवाइडेड बाय 46। कितने ग्राम पानी में डिसॉल्व हो रहा है, 500 ग्राम है। ग्राम है तो ऊपर क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, डेसिमल हटा दे क्या, एक इससे एक ये भी क्या हो गया अपना कैंसल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर से जल्दी से, ताकि टाइम बच जाए थोड़ा, बाकी और कोई इशू नहीं है। 2 इंटू 345 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 5, तो आंसर आ रहा है अपना 3। डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब जो डिप्रेशन होगा वो 3 केल्विन का होगा। कितना होगा डिप्रेशन अपना, 3 केल्विन का होगा। अगर प्योर वाटर 273 पे फ्रीज हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। क्योंकि हम ये बात जानते हैं सॉल्यूट ऐड करने पे फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है ना कि बढ़ता है। तो अगर सॉल्वेंट 273 पे है, डिप्रेशन 3 का है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 270, वेरी गुड। इसके बाद देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। तो इधर क्या आएगा, वेपर प्रेशर पर बार, जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ था, टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में। तो एक ग्राफ तो जाएगा ये और दूसरा ग्राफ आएगा ये, बात समझ रहे हो। ये किसका आएगा अपना वाटर का, और ये किसका आएगा अपना सॉल्यूशन का। वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज हो रहा है अपना, 273 पे, और सॉल्यूशन कितने पे फ्रीज हो रहा है अपना 270 पे। तो ये देखो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, बस हमें ग्राफ आइडेंटिफाई करना है। और इसमें एक बात ध्यान क्या रखनी है आपको, एक ऑप्शन ना, एक और ऑप्शन ऐसा ही, उसमें ग्राफ ऐसा बना हुआ था, ऐसे बने हुए थे ग्राफ, समझ रहे हो बात आप। तो ये ग्राफ गलत होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आप मेरे को एक बात बताना, वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा, लिक्विड स्टेट में ज्यादा होगा कि सॉलिड स्टेट में। वेपर जल्दी किसके बनेंगे, लिक्विड के बनेंगे ना। तो लिक्विड स्टेट यानी जब वो वाटर एज अ लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा। इस पॉइंट पे आते ही वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। तो आइस में कन्वर्ट हो गया, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है, और लिक्विड वाले का ज्यादा है। अब देखो जो ये वाला ग्राफ था वो गलत क्यों था, इसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर है कम, और फिर आपका जो सॉलिड है उसका वेपर प्रेशर है ज्यादा, जो कि सरासर नाइंसाफी है लिक्विड के साथ। लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा होता है। भाई लिक्विड के वेपर जल्दी बनते हैं ना, सॉलिड के वेपर इतनी जल्दी नहीं बनते। तो सबको समझ आया न्यूमेरिकल। अगेन मैं कहूंगा ये जेई एडवांस का था अपना, 2014 या 15 में आया था शायद से, तो ये 17 का है, मालूम नहीं मेरे को एग्जैक्ट। देखो आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं, बस लॉजिक लगाना है अपना और आंसर अपनी आंखों के सामने। सवाल नंबर 55 पढ़ेंगे बड़े प्यार से। कहता है दी 1 मोलर aqueous solution of trichloroacetic acid is heated to its boiling point। तो करा क्या गया इन महाशय को, इनके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करा गया है। द सॉल्यूशन हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस, और ये पाया गया कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100.18 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द वेंट होप फैक्टर फॉर द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। बहुत ही बोलते हैं ना मासूमियत भरा सवाल है ये। हमें देखो एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, एक्वस का मतलब सॉल्वेंट क्या रहा होगा, वाटर। वाटर कितने पे बॉईल होता है बताओ, 100 पे। सॉल्यूशन कितने पे बॉईल हो रहा है, 100.18 पे।
तो बताओ मेरे को डेल्टा टी भी कितना मिलेगा, यहाँ से मुझे एलिवेशन कितना मिलेगा 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ आई क्या? और मोलैरिटी कितनी दी है 1 मोलर। देखो इससे आसान सवाल कोई हो सकता है, ये पहले से ही दी है 1 मोलर। और के भी अपने को गिवन है, ये प्यारी सी वैल्यू। और अपने से वो आई पूछना चाह रहा है। आई निकालने के बाद देखो कमेंट करेंगे जरा कि वो एसोसिएट हो रहा है कि डिसोसिएट हो रहा है। हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेल्टा टी बी इज आई के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी कितना 0.18, आई कितना मालूम नहीं जी, आई का ही तो सारा लफड़ा है। के बी कितना 0.0512 और m कितना 1। तो i कितना आ गया बच्चा लोग यहाँ से 0.18 डिवाइडेड बाय 0.0512। इसको मैं कर लेता हूँ अपनी फास्ट कैलकुलेशन से। तो 0.18 को डिवाइड करते हैं 0.0512 से, और i की वैल्यू आई है सौभाग्यवश 3.51। अब देखो ये वैल्यू आ नहीं सकती इतनी, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपसे। अच्छा अपना ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, I3 आया है, तो हो सकता है डेटा ऐसा ही हो कि जिससे आई अपना ये निकल के आए। खैर डेटा था अपने पास, बोर्ड का क्वेश्चन था ये, 2012 में आया था। तो I1 से बड़ा आ रहा है, तो आप बस ये बोल सकते हो इसमें कि जो अपना सोल्यूट है वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो, डिसोसिएट हो रहा है। वैसे डेटा थोड़ा बोगस है, इतना आएगा नहीं, इसका डेटा जेन्युइन होता तो 1 से 2 के बीच आता है। खैर अब जो डेटा है उस हिसाब से अपना 3.51 आया है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर। 56 रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर। क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl which must be added to 1 kg of water so that freezing point is depressed by 2 Kelvin। हमें ये बताना है कितना अमाउंट डाला जाए KCl का 1 किलो पानी में, ताकि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितने से डिप्रेस हो जाए 2 केल्विन से। तो सिंपल इक्वेशन लगाएंगे इसमें हम। अच्छा KCl अपना इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान रखना, जब ये डिसोसिएट होगा तो कितने आयन प्रोड्यूस करेगा 2। तो I की वैल्यू क्या होती है KCl के लिए 2 होती है। तो इक्वेशन लगाएंगे डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I KF इंटू M। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। डेल्टा TF कितना चाहिए अपने को 2, I कितना है 2, KF कितना गिवन है 1.86। मोलैरिटी क्या होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो W मान लेते हैं गिवन मास जो हमें निकालना है। मोलर मास कितना होगा, कैल्शियम अपना ये पोटेशियम होता है 40 और ये कितना होता है 35.5, तो कितना हो जाएगा वो 75.5। और वाटर कितना है अपने पास 1 kg में ऑलरेडी, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। वेरी गुड। W निकालना है यहाँ से, तो W इज इक्वल टू 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा अपने पास 75.5 डिवाइडेड बाय 1.86। इसे हम कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर महाशय की हेल्प से। तो ये आ जाएगा 75.5 डिवाइडेड बाय 1.86, ये आ रहा है W आ गया अपना 40.5 ग्राम। तो अगर आप इतना KCl ऐड कर देते हो तो जो आपको डिप्रेशन ऑब्जर्व होगा वो कितना ऑब्जर्व होगा 2 केल्विन का ऑब्जर्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बोर्ड में काफी बारी आ चुका है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन उनका। कहता है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो पानी में डिजोल्व करा गया है इन अ सॉस पैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल, केवी इज दिस। कहता है आप बताओ जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बोलो, एलिवेशन इन बीपी। अच्छा इसमें आई कितना होगा, ग्लूकोज है, ग्लूकोज ना तो एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है, तो 1 लेंगे आई। तो देखो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.52। मोलैरिटी क्या होगी मोल्स ऑफ ग्लूकोज, गिवन मास कितना 18, मोलर मास कितना ग्लूकोज का 180, और कितना पानी अपने पास 1 किलो, तो पहले से केजी में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये देखो किस पे कैंसिल 10 पे। तो डेल्टा टी भी क्या आ गया अपना 0.052 केल्विन, या फिर सेल्सियस में भी बात कर सकते हो आप, कोई ऐसा इशू नहीं है।
हम ये बोले अगर सिर्फ वाटर होता तो कितने पे बॉईल करता वो, 373 पे करता बॉईल, या फिर मान लेते हैं 100 डिग्री पे करता भाई, 100 डिग्री पे वो बॉईल करता, 100 में ये और ऐड कर दो, तो सॉल्यूशन कितने पे बॉईल करेगा, 100.052 डिग्री सेल्सियस। लॉजिक समझ आया? अब देखो थोड़े क्वेश्चन आसान आने स्टार्ट हो गए ना, क्योंकि ये अपने सीबीएसई के क्वेश्चन है जो बोर्ड में आते हैं। हमने जो क्वेश्चन नंबर 54 या 55 तक जो करे थे वो सारे एडवांस वाले थे, तो मुश्किल नहीं होते वो भी, खैर बस थोड़ा सा उनमें लॉजिक लगाना पड़ता है और चूहे की तरह कुतरना पड़ता है, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं क्वेश्चन। तो अभी फिर आगे मूव करें अपनी वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं। देखो तो आज भाई क्वेश्चन क्या थोड़े बड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखना वीडियो को, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है, अपने को समझ आना चाहिए बस। कहता डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.5 into 10 raised to power -2 grams of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree Celsius assuming it is completely dissociated। कह रहा आप ये मान के चलो ये जो अपने K2SO4 भाई साहब है ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, तो K2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा बताओ जरा मेरे को। ये होगा ऐसे 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पोटेशियम आयन 1 सल्फेट, कितना हुआ 3 हो गया क्या आई, शाबाश। चलो फिर करें कार्रवाई, तो पाई क्या होता है ICRT, पाई इज इक्वल्स टू आई कितना 3, कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल्स कैसे आएंगे गिवन मास, ये रहा गिवन मास कितना अपने पास 2.5 into 10⁻⁻², मोलर मास कितना गिवन है इसका 174, और देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 2 लीटर, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी लीटर्स में है। आर की वैल्यू ये गिवन है अपने को 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे केल्विन में, तो कितना आ जाएगा 298, इसको सॉल्व कर ले क्या, तो अपने किसकी वैल्यू आ जाएगी पाई की वैल्यू आ जाएगी, किसकी आ जाएगी पाई, बोलते ना पाई पाई जोड़ के घर बनाया है वही पाई है ये, 0821 इंटू में 298। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ऊपर आएगा 183.4349 इंटू में 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 174 इंटू 2। अब इसको और कर देता हूं मैं डिवाइड जरा, तो ये आ गया अपना 0.527 इंटू 10⁻⁻² ATM, क्योंकि आर की यूनिट किसमें है अपनी ATM में गिवन है, तो प्रेशर भी किसमें आएगा अपना ATM में आएगा। लॉजिक क्लियर हुआ सब, तो कि कैसे करना था ये क्वेश्चन, बड़ा ही इजी था, बस यहाँ पे कैच क्या था ये आई का खेल था सारा, कि अगर आपने आई सही निकाला है फिर तो आप आंसर 99% चांसेस सही ही निकालोगे, क्योंकि इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं आती सीबीएसई में। अगला क्वेश्चन देखो एकदम ललन टॉप सवाल है ये, कहता है कैलकुलेट, ई मिट गया मेरे हाथ से, कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड, कोई कंपाउंड है जिसका मास निकालना है और उसका मोलर मास कितना है 256, to be dissolved in 75 gram of benzene to lower its freezing point by 0.48 Kelvin। ये अभी KCl वाला करा था कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पे I का कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये क्या है अपना, अब कहाँ चला गया, जो कंपाउंड है उसके बारे में कोई डेटा नहीं गिवन कि वो आयोनिक है, इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम I क्या मान के चलेंगे 1 मान के चलेंगे। तो हमें डेल्टा TF निकालना है, नहीं मास निकालना है, डेल्टा TF गिवन है, इक्वेशन निकालेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ कितना गिवन है 0.48, आई कितना मान के चलेंगे 1, के एफ की वैल्यू देखो गिवन है हमें 5.12, मोलैलिटी क्या होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो W डिवाइडेड बाय कितना मास है उसका 256, और कितने ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करा है अपना 75, ये ग्राम में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड। W का एक्सप्रेशन निकाल ले क्या यहाँ से, अच्छा पहले देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये 100 ये किस पे कैंसिल हो गया 2 पे,
इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये 100 से 100, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब क्या बचा अपने पास, ये दो किस पे कैंसिल हो गया, 24। तो इस साइड देखो W किसके इक्वल आएगा, 24 इंटू कहाँ पहुंचेगा 75 ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा अपना 1000। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले क्या जरा अपने कैलसी से, तो कितना है 24 इंटू 75, ये आ गया जी 1800 ग्राम। 1800 डिवाइडेड बाय 100, तो W कितना आ गया अपना 18 ग्राम। तो अगर आप 18 ग्राम जो है अननोन कंपाउंड का, जिसका कि मोलर मास 256 है, उसको 75 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करोगे, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना लोअर हो जाएगा, 0.48 से कम हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन समझ आए सब बच्चों को, पक्की बात है? चलो कह रहे हो तो फिर मान लेते हैं आपकी बात। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, 3 नंबर के लिए। कहता है 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन shows a depression in freezing point of 1.62 Kelvin. Calculate the Van't Hoff factor and predict the nature of solute. ये बोर्ड में मैं बताऊं बहुत बारी आ चुका है, बहुत बारी। आप इसका सीधा आंसर भी याद कर लेना, काम आएगा बोर्ड के अंदर। तो बेंजीन है, और कितना बेंजीन है, 49 ग्राम बेंजीन है, उसके अंदर 3.9 ग्राम बेंजोइक एसिड मिलाया गया है, और ये पाया गया उसके बाद कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है वो कितना आ रहा है अपना 1.62 केल्विन। तो हमें वेंट होफ फैक्टर बताना है, और बताना है कि नेचर कैसा है सॉल्यूट का, मतलब एसोसिएट हो रहा है या फिर डिसोसिएट हो रहा है, बेसिकली वो बताना है। तो हम लगाएंगे अपना फार्मूला, डेल्टा टी एफ का क्या होता है, आई के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ देखो कितना है अपने पास 1.62 केल्विन, तो 1.62, आई मालूम नहीं जनाब, के एफ कितना 4.9, मोलैरिटी क्या होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है 3.9, सॉल्यूट का मोलर मास कितना है 122, कितने ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करा है 49 ग्राम है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, शाबाश। अब डेसिमल डेसिमल खेलते हैं थोड़ा सा, ये 10, ये 10, और ये 100, ठीक है भाई। 49 से 49 सीधा बल्ले बल्ले, ये 100 से 100 कैंसल। अब देखो यहाँ पे आई किसके इक्वल आया, आई आया अपना 162 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 39 इंटू 1000। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर भैया की हेल्प से जल्दी से। तो 162 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 39, 1 2 3, और सौभाग्यवश हमारा जो आई है वो आ रहा है 0.50। तो इसका मतलब देखो आई कितना है अपना 0.5 आ गया। तो 1 से छोटा है कि बड़ा है बताओ, 1 से क्या है ये छोटा। 1 से छोटा जब भी होता है तो सॉल्यूट क्या हो रहा होता है, एसोसिएट। और उसमें भी एक केस बताया था मैंने, अगर आई आ जाए अपना 0.5, तो इसका मतलब वो क्या फॉर्म करता है बोलो, डाइमर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, डाइमर फॉर्म करता है। तो हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड जो है बेंजीन में जाने के बाद थोड़ा सा बदल जाता है, वो डाइमर बना लेता है उसके अंदर। बात समझ में आ गई सबको? चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं। इसी बात पे अगला सवाल देखो, मैं कह रहा हूँ इसको याद कर लेना, सेम डेटा आता है, बहुत बारी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में ये। तो 61 देखते हैं, कहता है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 1.9 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मोलर मास गिवन है, कितना भला मानुस है देखो, was dissolved in 50 gram of water assuming MgCl2 undergoes complete ionization। क्या आप ये मान के चलें कि इसका जो आयोनाइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट। तो MgCl2 कैसे डिसोसिएट होगा, देखो ये होगा Mg2 प्लस और साथ में 2Cl नेगेटिव। तो I की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, सारा I का ही तो खेल है यहाँ पे, I3 आ गया है। आंसर देखते हैं, तो हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। उसके लिए पहले निकालेंगे डिप्रेशन, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। आई की वैल्यू कितनी 3, के एफ कितना देखो 1.86, मोलैरिटी क्या होगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का गिवन मास कितना 1.9, सॉल्यूट का मोलर मास कितना 95,
कितना सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा है 50, और ग्राम में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, थोड़ा डेसिमल डेसिमल खेल लें इसके साथ, ये हटाया 100 और ये हटाया तो 10 और 1000 से 1000, जय राम जी की। 19 एक इस पे जाएगा, 5 पे जाएगा क्या, बिल्कुल एग्जैक्ट। चलो बाकी बचे हुए को हम अपने कैलकुलेटर भैया से कर लेते हैं। तो ये अपने पास 3 इंटू 186 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 50, तो ये आ रहा है 2.232। तो डेल्टा टी एफ कितना आ रहा है अपना 2.232 केल्विन, या सेल्सियस में बात करो तो सेल्सियस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डिफरेंस है ना डेल्टा। तो यहाँ देखो 2.232 आ गया, इसको हटा ही दो, क्या फर्क पड़ना है। तो हमें तो फ्रीजिंग पॉइंट बताना है सॉल्यूशन का। हम ये मानते हैं अगर पानी जो है, वाटर जो है 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, तो एफ पी ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 0 में से माइनस कर दोगे ये इतना कम हो जाएगा, तो जो आपका सॉल्यूशन है वो इतने डिग्री टेम्परेचर पे फिर क्या होगा, फ्रीज होगा, ना कि 0 डिग्री पे फ्रीज होगा। लॉजिक क्लियर। देखो ये बड़े आसान आसान से नहीं लग रहे क्वेश्चन, वो कर लिया ना हमने पहले, राक्षसों को पहले ही निपटा दिया, तो अब ये हमें बिल्कुल चूजे जैसे लगते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं फिर। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाते हैं। ये भी बोर्ड का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और ये एक बार ही तो 5 नंबर में आया था, और वैसे जर्नली 3 नंबर में आता है। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, a 10% solution of sucrose in water has a freezing point of this, calculate the freezing point of 10% glucose in water if freezing point of pure water is this। तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ये है, सुक्रोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये है, हमें कह रहा है ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आप बताएं। जो इसने डेटा दिया है अपने को सुक्रोज वाला, उससे हम क्या निकालेंगे, के एफ। आप अगर ध्यान से देखो तो सुक्रोज और ग्लूकोज दोनों ही केस में सॉल्वेंट सेम है। सॉल्वेंट क्या है अपना, वाटर। तो मैंने बताया था जो के एफ होता है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट की। अभी तक नहीं याद करी तो अब याद कर लेना, कोई बात नहीं। तो KF जो है वो पहले डेटा से KF निकालेंगे, उसको दूसरे डेटा में यूज करेंगे, तो अपना फटफट जो है आंसर आ जाएगा। तो करते हैं फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट। तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट देखो ये है 273.15। अभी मैं सुक्रोज वाले की बात करता हूँ, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये है। तो डिप्रेशन कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है क्या, 273 में से 269 जाएगा, 4 ही आएगा। तो डेल्टा TF कितना आ रहा है इस केस में, 4 आ रहा है अपना। अब इसको रीड करते 10% सुक्रोज को, तो 10% सुक्रोज, अब यहाँ पे कुछ नहीं गिवन, तो हम क्या मान के चलते हैं उसको, W/W। बचपन में पढ़ा है ना कि जब परसेंटेज के बगल में कोई चीज ना लिखी हो तो उसे मान के चलते हैं W/W। सिर्फ एक ऑस्मोटिक प्रेशर का केस ऐसा है जिसमें हम W/V मान के चलते हैं। तो उसको कैसे रीड करते हैं बोलो, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज यानी चीनी के दाने प्रेजेंट इन, बताओ बताओ बताओ, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही रीड करते आ रही है इसको। तो यहाँ देखो अगर सुक्रोज 10 ग्राम है, सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना हुआ, 90 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ, तो सॉल्वेंट कितना हो गया अपने पास 90 ग्राम। तो इस डेटा से इक्वेशन लिखते हैं। हम ये बात जानते हैं डेल्टा TF क्या होता है अपना, I KF इंटू एम। अब आई तो 1 लोगे, क्यों लोगे 1, क्योंकि ये अपने सुक्रोज भाई साहब हैं, ये ना तो एसोसिएट होना पसंद करते हैं ना ही डिसोसिएट होना पसंद करते हैं। तो डेल्टा TF कितना है यहाँ पे 4, I 1 है, KF तो निकालना है यहाँ से। और मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का गिवन मास 10 ग्राम है जी। मोलर मास कितना होता है सुक्रोज का 342, नहीं याद तो याद कर लेना। और कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है अपने पास 90 ग्राम, और ग्राम है तो ऊपर 1000 से, बल्ले बल्ले। KF का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं यहाँ से, कैलकुलेशन ना करें, कैलकुलेशन तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक मजबूरी ना बन जाए। समझ गए बात, काफी फायदा रहता है इस चीज में, अभी देखेंगे कैसे। तो 4 इंटू 342 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1000, ये आ गया हमारा KF। ओ भाई साहब, अब आ जाओ जरा दूसरी तरफ हमारे ग्लूकोज वाले पे। 10% ग्लूकोज है, तो 10% ग्लूकोज को कैसे पढ़ोगे आप, कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ, साथ साथ बोलो भाई मेरे, ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
तो अब इसके लिए लिखते हैं डेल्टा टी एफ का एक्सप्रेशन। तो डेल्टा टी है, अपने ग्लूकोज भैया भी ना तो किसी के साथ एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं। तो के एफ की वैल्यू देखो ये उठा के रख दोगे यहाँ पे, क्यों रखोगे, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है अभी अपना सेम, यहाँ भी वाटर था सॉल्वेंट और यहाँ भी वाटर ही है। तो ये हो जाएगा के एफ पूरा का पूरा उठा के रख देंगे। अभी देखना यहाँ पे मचाएंगे काटा पीटी। मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का गिवन मास कितना है 10 और मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का 180। सॉल्वेंट कितना होगा यहाँ पे 90, ये ग्राम है तो ऊपर क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई, देख रहे हो कुछ दिख रहा है कटता हुआ, ये पूरा साफ, 90 से 90 भी साफ। तो डेल्टा टी एफ अपने पास, अब तो अपने कैलकुलेटर भैया का हेल्प लेना पड़ेगा अपने को। तो 4 इंटू 342 ताकि काम जल्दी हो जाए, डिवाइडेड बाय 180, तो ये आ गया 7.6। तो डिप्रेशन कितना होगा 7.6 का होगा। तो प्योर वाटर कितने पे फ्रीज हो रहा था 273.15, तो फ्रीजिंग पॉइंट निकाल ही देते हैं सॉल्यूशन का। जब 5 नंबर की बात है तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो 273.15 माइनस 7.6, तो ये आ गया अपने पास 265.55 केल्विन। बात समझ में आई सबको। इस क्वेश्चन में खास क्या था कि हमें के एफ नहीं गिवन था, उसकी जगह हमें डेटा गिवन था। उस डेटा को हमने पहले यूज करा, यूज करके के एफ निकाला, के एफ निकाल के उसको दूसरे डेटा में पुट करा तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। सवाल नंबर 63 कहता है देखो, a 0.02 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन is separated from 0.5 urea solution by SPM at 300 Kelvin, to which solution an external pressure be applied in order to prevent osmosis। कहता है दो सॉल्यूशन है, एक अपने पास है ग्लूकोज जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0.02, दूसरा अपना यूरिया जिसकी मोलैरिटी है 0.05, और दोनों के बीच में क्या है अपनी एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बहुत बढ़िया। कहता है किस सॉल्यूशन की तरफ हम प्रेशर लगाएं ताकि अपना ऑस्मोसिस ना हो। तो जब मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पढ़ाया था तो मैंने हमेशा ये बताया होगा कि जो प्रेशर है वो उस साइड लगता है जिस साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो प्रेशर किस साइड लगाएंगे हम, यूरिया वाली साइड लगाएंगे। और वो पूछ रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू, मैंने बताया था दोनों कंसंट्रेशन का डिफरेंस लेते हैं इनटू में आरटी। तो ये पाई क्या हो जाएगा देखो, और इनका डिफरेंस कितना आएगा 0.03 आएगा। आर कितना लेंगे 0.0821, एटीएम में आ जाएगा ना फिर पाई अपना, समझ रहे हो। और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, तो 300। तो ये कितना हो जाएगा देखो, इसको कैलकुलेटर से कर ले जल्दी से, टाइम बच जाएगा अपना थोड़ा सा। और ये हो जाएगा अपना 0.03 इंटू 0.0821 इंटू 300, तो ये आ गया अपने पास 0.7389 एटीएम। देखो आसान था क्वेश्चन। हम ये बात जानते हैं जिस साइड प्रेशर और जिस साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उस साइड जो है आप प्रेशर लगाते हो। और कितना प्रेशर लगाते हो, दोनों कंसंट्रेशन का डिफरेंस इनटू आरटी। आई का कोई सीन यहाँ पे नहीं है क्योंकि दोनों ही कैसे हैं अपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सीबीएसई में काफी बारी आ चुका है, जगह चाहिए अपने को ऊपर वाली, तो इसको रब कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग फार्मूला AB2 and AB4, when dissolved in 20 gram of benzene 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin। 1 ग्राम मिलाया AB2 का, अगर 20 ग्राम बेंजीन में तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो गया। और वहीं अगर मैं 1 ग्राम मिलाता हूँ AB4 का तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 1.3 केल्विन कम हो जाता है। The molar depression constant for benzene is 5.1। कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी। कहता है एटॉमिक मास बताओ ए और बी का, ये काफी बार आ चुका है बोर्ड में। तो आंसर देख लेते हैं हम, मान लेते हैं लेट एटॉमिक मास ऑफ ए ही मान लो उसको मैं, लेट एटॉमिक मास ऑफ ए, उसको कैपिटल ए ही अज्यूम कर लेता हूं मैं, एटॉमिक मास ऑफ ए, इसको हम ए ही मान लेते हैं और बी वाले को बी मान लेंगे। तो अगर हम ये मान लेंगे तो AB2 का मॉलिक्यूलर जो मास है वो क्या आएगा AB2 का, AB2 का क्या आएगा अपना बोलो
ये आएगा a प्लस 2b, ऐसे निकालते हैं। मास ऑफ a प्लस 2 इंटू मास ऑफ b। मास ऑफ a हमने a माना हुआ है, मास ऑफ b को हमने b माना हुआ है। और AB4 का मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा अपना, a प्लस 4b। अब देखो दोनों के लिए लगाएंगे इक्वेशन डेल्टा TF की, पहले AB2 के लिए लगाते हैं। तो डेल्टा TF किसके इक्वल होगा अपना, KF इंटू एम। आई का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसने कोई भी जानकारी नहीं दी है, तो हम आई कितना मान के चलेंगे, बाय डिफॉल्ट 1 मान के चलेंगे। डेल्टा TF AB2 के केस में देखो कितना हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 कम हो रहा है, तो 2.3। KF कितना गिवन है, 5.1। 5.1 मोलैलिटी क्या आएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व करा है, 1 ग्राम करा है। इसका मोलर मास कितना है AB2 का, A प्लस 2B। और कितने ग्राम बेंजीन में करा है, 20 ग्राम बेंजीन में करा है। ग्राम है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। यहां से मैं A प्लस 2B की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखो A प्लस 2B किसके इक्वल आ गया मेरा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ गया अपना 5.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 20। बात समझ आई। अब लगाएंगे इक्वेशन किसके लिए, AB4 के लिए। तो सेम वही डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू एम। डेल्टा TF कितना है इसके लिए, 1.3। वेरी गुड। तो 1.3, KF कितना है अपना, वही 5.1। और मोलैलिटी कितनी है देखो, मोलैलिटी गिवन मास कितना 1 ग्राम है, और इसका मोलर मास कितना है A प्लस 4B, और वही 20 ग्राम बेंजीन है अपने पास, और वही 1000 है ना। इसको ले आओ इधर, A प्लस 4B, और ये कितना आ गया अपना इधर से 5.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1.3। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन जाएंगी अपनी। तो पहले क्या है, मैं जरा सॉल्व कर लेता हूँ इधर वाले एक्सप्रेशन को। तो कितना हो जाएगा, 5.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1.3। तो ये आ रहा है अपना 196। A प्लस 4B जो है वो इक्वल आ रहा है अपना 196.15। ठीक है। अब मैं ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। ये कितना आएगा, 5.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 20। तो ये आ रहा है अपना 1110। A प्लस 2B ये आ रहा है अपना 1110.86। दोनों को क्या करेंगे बोलो, सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 2B, और इज इक्वल्स टू यहाँ कितना बचेगा अपना 196.15 माइनस 1110.86। तो ये आ जाएगा अपना 85.29, और 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 85.29 को तो 42.6। तो यानी बी का मास कितना आ गया अपना 42.6 ग्राम। बात समझ गए। अब ए का भी निकालना है मास, तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दे, क्या बी को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो a प्लस 2b ये रहा अपने पास 85.29 इज इक्वल्स टू 1110.86। तो 1110.86 माइनस 85.29, तो ये आ जाएगा 22। ए आ गया अपने पास 25.57 ग्राम। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में जो है ये काफी बारी आ चुका है। तो इसमें सिंपल था, बस हमें लेट कर लेना है मासेस को, उसके बाद इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो बाद में एलिमिनेशन मेथड लगाया हमने दोनों को, जब सब्ट्रैक्ट करा तो वहां से बी का मास निकल के आ गया, देन हमने उसको पुट करा यहाँ पे, तो अपने पास ए का मास निकल के आ गया। देखो बड़ी देर से आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो थोड़े बोर हो गए होगे न्यूमेरिकल करते करते, तो बीच में थोड़े से ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। समझ रहे हो बात। देखो मेरा मानना ऐसा है, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करोगे, आपको जो है चीजें उतनी ही ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होता रियल लाइफ में, समझ रहे हो। जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ना, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्टडीज को तो छोड़ ही दो खैर, कोई भी आप जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हो, मान लो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो अभी, तो आपको ना ये किसी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। जैसे आपको सीबीएसई में अगर ज्यादा स्कोर करना है, तो आपको सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अगर आपको जेई मेन के लिए तैयार करना है, तो आपको जेई मेन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है।
और अगर आपको एडवांस के लिए देना है तो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो ऐसा बोलते हैं अगर आपको ग्राउंड की रेस जीतनी है तो प्रैक्टिस भी ग्राउंड में ही करनी पड़ेगी, और अगर गली की रेस जीतनी है तो प्रैक्टिस भी आपको गली में ही करनी पड़ेगी। कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, इंग्लिश उठा लो, सीएस उठा लो, आप उसको ऐसा टारगेट स्पेसिफिक पढ़ो कि भाई मेरे को फ्यूचर में उस चीज से ये काम लेना है, तो उसके लिए मैं इस सब्जेक्ट को कैसे पढूं, तो ज्यादा ऐसा बेनिफिट होता है। ऐसा बायोलॉजी कहती है, साइंटिस्ट लोगों की रिसर्च कहती है कि अगर आप टारगेट स्पेसिफिक पढ़ाई करते हैं तो आपको समझ भी ज्यादा आता है और आपको ही फायदा होता है उस चीज से। बात समझ रहे हो, आपका मतलब ब्रेन की भी जो है मेंटल एक्सरसाइज होती है। तो वापस आ जाते हैं अपनी केमिस्ट्री पे घूम फिर के। तो देखो ट्रू फॉल्स देखते हैं। कहता है वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आए हाय, बहुत ही निहायती बात कह दी। वेपर प्रेशर नहीं होती प्रॉपर्टी, क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है। तो स्टेटमेंट क्या है ये, फॉल्स। अगला देखो, कहता है आइस ऑन हिल साइड रोड इज मेल्टेड बाय स्प्रेइंग सॉल्ट विच डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्या बात सही है? बर्फ पे अगर आप नमक डालते हो तो क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है? अरे बिल्कुल, मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होता, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। समझ रहे हो, मेल्ट तो होती है वो, लेकिन क्यों होती है, उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होता। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है अपनी। फ्रीजिंग पॉइंट अगर वो लिखता तो बात अपनी सही थी। मेल्टिंग पॉइंट जो हम बोलते हैं उसका बढ़ जाता है बेसिकली ना। पहले मान लो ऐसा था कि मेल्टिंग पॉइंट देखो, बोल सकते हैं आप वैसे एक तरीके से कि मेल्टिंग पॉइंट भी जो है उसका कम हो जाएगा। कि पहले जैसे मान लो वो 0 डिग्री पे मेल्ट अगर होती, उसके बाद हमने उसमें डाल दिया नमक, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -2, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, -1। तो आप बोल सकते हो स्टेटमेंट को ट्रू है, ये मेल्टिंग पॉइंट भी उसका कम हो रहा है। देन यहाँ पे देखो, कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कि आप एजियोट्रॉप पता है ना, उसमें जो कंपोनेंट होते हैं उनको आप अलग नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है बचपन से कि एजियोट्रॉप होते क्या है, जिनके अंदर लिक्विड फेस और वेपर फेस में कॉम्पोजिशन क्या रहती है, सेम। तो अगर हम डिस्टिलेशन कर भी देंगे तो वो सेपरेट नहीं होंगे। तो स्टेटमेंट क्या है ये, ट्रू। देन अगला क्या कहता है, वाटर ग्लाइकोल मिक्सचर फ्रीजेस बिलो 0 डिग्री। तो पानी है, पानी में भाई सोल्यूट ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। वो सोल्यूट कुछ भी हो सकता है। कहता है दी वेंटो फैक्टर फॉर HF इज 2। तो HF को डिसोसिएट करवाएं कैसे होगा, H प्लस F माइनस, कितने आयन प्रोड्यूस हुए, 2। तो स्टेटमेंट क्या है अपनी, ट्रू। कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स ईच कंपोनेंट ओबे राउल्ट्स लॉ। अगर ए और बी अपना आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो क्या दोनों ही राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं? करते हैं जी। तो आंसर क्या है इसका, ट्रू। अब फिल इन द ब्लैंक। कहता है हायर इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन डैश इज इट्स वेपर प्रेशर। देखो जितना ज्यादा मास होगा सॉल्यूट का उतने ही ज्यादा होते हैं आपके वेंडरवॉल फोर्स। वेंडरवॉल फोर्स जितने ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे ये बात मालूम चलती है वेंडरवॉल फोर्सेस के ज्यादा होने से वेपर प्रेशर कम बनता है। और यहाँ पे कह ही रहा है भाई मास ज्यादा होगा तो वेंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे, वेंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम तो बनेंगे। हायर इज द वेपर प्रेशर मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, लोअर इज इट्स वेपर प्रेशर। जिसका वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये ट्रू फॉल्स और ये फिल इन द ब्लैंक समझ है आपको, कमेंट में बताना। अब वापस से स्विच करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। बस देखो 71 तक तो पहुंच ही गए हैं, थोड़ी सी हिम्मत और करनी है, 4 क्वेश्चन बचे, फिर अपना आज का सेशन खत्म हो जाएगा, फिर कल देखेंगे बाकी। सवाल नंबर 72 पढ़ते हैं। देखो कहता है ए सॉल्यूशन एट 20 डिग्री इज कंपोज्ड ऑफ 1.5 मोल ऑफ बेंजीन and 3.5 mole of toluene. If the vapor pressure of pure benzene and pure toluene at this temperature are, प्योर स्टेट में दिया है, कहते हैं फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। मजाक सही कर दिया क्वेश्चन ने, तो देख रहे हो एकदम ललन टॉप। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के मोल कितने हैं 1.5, टोटल मोल कितने हो जाएंगे 1.5 प्लस 3.5 कितने 5। और बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है 74.7 प्लस उसका टोल्यूइन के कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन 3.5 अपॉन 5।
उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है 22.3। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा किसके अंदर, टॉर के अंदर। कर ले अपने कैलकुलेटर भैया को निकाल ले, इसकी जरूरत पड़ रही है अब जरा। तो 1.5 इंटू 74.7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3.5 इंटू 22.3 और एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा। ओहो वो तो सारा ही मिट गया भाई। तो ये हो गया अपना 3.5 इंटू 22.3 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट 1। आंसर आ गया फाइनली अपना 38.02 और यूनिट क्या लगा दोगे, टॉर। वो है ना गाना, टॉर नाल छड़ा, वही टॉर लगा दोगे यहाँ पे। चलो अगला सवाल देखो, कहता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्वेश्चन मार्क केएफ गिवन है। सुक्रोज है, सुक्रोज ना तो एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है। क्या निकालेंगे, सबसे पहला काम डेल्टा टीएफ आई के एफ इंटू एम। वेरी गुड। आई कितना मान के चलोगे 1, के एफ कितना 1.86, मोलैलिटी कितनी, अरे भैया ये होते हैं ना सवाल एकदम 0.186 आ गया अपना डिप्रेशन। तो अगर प्योर वाटर 0 पे फ्रीज होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, -0.186 डिग्री सेल्सियस। लॉजिक क्लियर। देखो लग रहा है ना बहुत आसान आसान सवाल मुश्किल करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। फाइनली हम वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं, तो अब थोड़ा खुश हो जाओ। कहता है ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% बाय मास एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज दिस, फाइंड द वेंटो फैक्टर। ओ भैया सीधा वेंटो फैक्टर ही पूछ लिया इसने। तो ये देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, एक्वस सॉल्यूशन है। अच्छा इसने नहीं दिया तो एक्वस मान के चलेंगे, कोई बात नहीं। प्योर वाटर 0 पे फ्रीज होता है, सॉल्यूशन उतने पे फ्रीज हो रहा है। डेल्टा टीएफ कितना आ गया अपना, डेल्टा टीएफ आ गया अपने पास 1.576। ठीक है, 5% को कैसे रीड करोगे, 5 ग्राम एसिटिक एसिड मिलेगा जी कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो सॉल्वेंट कितना हो गया अपना 95 ग्राम हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि इसी की जरूरत है हमें तो आई निकालने के लिए। एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है 24, 24 और 32 कितना, वो 60 हो जाएगा इसको करोगे तो कैलकुलेट। तो हम लगाएंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ कितना 1.576, आई नहीं मालूम है जी। के एफ कितना 1.86 और मोलैलिटी मास ऑफ सॉल्यूट 5, मोलर मास 60 क्योंकि मोल्स चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट 95 ग्राम में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, डेसिमल हटा ले 1 2 3, इसको हटाएंगे तो 1 2, 2 से 2 उड़ा देते हैं, एक ये उड़ा देते हैं। तो आई किसके इक्वल आएगा, एक्सप्रेशन देखो 1576 इंटू 6 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 186 इंटू 5। इसको कर ले जरा, और साथ में क्या भी आएगा अपना ये 1000, इसे तो भूल ही गए। चलो भाई जल्दी से कर लेते हैं कैलकुलेटर महाशय की हेल्प से। इंटू 6 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 186 इंटू 5 इंटू 1000, बिना समय की देरी करे हुए, और आई आ गया अपना 0.96। तो आई की वैल्यू देखो 1 से छोटी आ रही है कि 1 से बड़ी आ रही है, 1 से छोटी आ रही है यहाँ पे। तो 1 से छोटी अगर आ रही है तो आप बताओगे कि जो अपना एसिटिक एसिड है वो क्या हो रहा है, अपना एसोसिएट हो रहा है। क्या बताओगे बोलो, जो अपना एसिटिक एसिड है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, एसोसिएट हो रहा है, जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। ठीक है भाई अगला देखो क्वेश्चन, अगला बहुत ही ललन टॉप सवाल है। कहता है व्हेन 250 मिलीग्राम ऑफ यूगेनॉल, कंपाउंड है यूगेनॉल, इज एडेड टू 100 ग्राम ऑफ कैम्फर। कैम्फर को तो सभी जानते हैं, केएफ गिवन है कैम्फर का। इट लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, कितने से लोअर करता है, फाइंड द मोलर मास ऑफ यूगेनॉल। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट होता तो बोलता भाई एसोसिएट डिसोसिएट कुछ तो बताता। तो आई 1 मान के चलेंगे, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ कितना है अपने पास 0.62, आई 1 मानेंगे, के एफ कितना है 39.7। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास निकालना इसका
और गिवन मास कितना है 250 मिली है तो 10⁻³ मोलर मास m अज्यूम कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है अपने पास, कहाँ गया क्या गया 100 ग्राम, ग्राम में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, देखो 1000 से 1000 जयराम जी की, m आ जाएगा इधर और 0.62 चला जाएगा नीचे, ऐसी बात तो जाएगा 1 को क्या लिख रहे हैं 39.7 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.62, 0.62 का डेसिमल हटाओ, 100 से 100 कैंसिल, इसका डेसिमल हटाओ तो 10 से 10 कैंसिल, तो फाइनली अपने पास कैलकुलेशन बची 397 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 62, तो ये आ गया 160 ग्राम, 160.0 ग्राम। तो ये मोलर मास आ गया अपने पास यूगेनॉल का, 160 ग्राम जो उसका मोलर मास है। तो आज हमने देखो क्वेश्चन नंबर कवर करा है कहां से कहां तक, 71 से लेके 51 से लेके 75 तक कवर करा है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं, वीडियो पसंद आई है, बोर नहीं हुए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना। तो मेरी तरफ से आपके लिए आज इतना ही था, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।